हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ने के बाद ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम भी शुरू कर दिया था। दूसरा नियम हम पढ़ चुके हैं, तो अब दूसरे नियम का प्रयोग देखेंगे। इसका यूज क्या है, इसको हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम ऊष्मागतिकी पर जो बेस्ड है, उस पर आधारित जो है वो क्या है, ऊष्मीय इंजन है। तो ऊष्मीय इंजन और एक रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में जानेंगे हम। इनके बारे में बहुत फंडामेंटल लेवल पर, बहुत मूलभूत लेवल पर जानेंगे। इनका मूलभूत सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत को जानेंगे और उस सिद्धांत के बेस पर ही इसके कुछ सवालों को भी आंसर देंगे। ठीक है, तो क्या इसका पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपकी बढ़ाने के लिए, थोड़ी नॉलेज के लिए बता दूं कि भाई इंजन का कितने तरह के होते हैं और उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, वही प्रिंसिपल दुनिया का कोई भी इंजन हो, वही प्रिंसिपल सब पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हीट इंजन की अगर बात करें, ऊष्मीय इंजन की अगर बात करें, तो ऊष्मीय इंजन दो तरह के हमने डिवाइड किए, दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन, जिसमें बाहर से ही ऊष्मा प्रोड्यूस की जाती है, एक तरह से बाहर से ही पदार्थ को या जो भी पदार्थ को है उसको जलाया जाता है। आंतरिक दहन इंजन, जो कि किसी अंदर ही उसमें इंजन में ही उसको जलाया जाता है। इसके उदाहरण है भाप इंजन और इसका उदाहरण है पेट्रोल और डीजल इंजन। अब ये पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन, इनके अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर, वर्किंग, ये सब अपने कोर्स में नहीं है, इनको जानना नहीं हमें। तो इन सबका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उनका जो है आधारभूत सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत जानना है बस। उसी के बेस पर सारे के सारे इंजन बनते हैं। वैसे तो पूरी इंजीनियरिंग होती है, इंजन के ऊपर पूरा पढ़ लो, 6-4 साल लगा लो, और इस रेफ्रिजरेटर पढ़ लो, उस पर भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है वो हमें जानना है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए कि इतने तरह के इंजन होते हैं, लेकिन इनका फंडामेंटल जो रूल है, जो फंडामेंटल उनका प्रिंसिपल है, मूलभूत जो उनका सिद्धांत है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इंजन होते हैं, जनरली हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ज़्यादातर क्या किया, एक पिस्टन लिया, एक सिलेंडर लिया। तो ये एक्चुअल में ये इसीलिए पढ़े क्योंकि इसी का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारा हीट इंजन से होगा। कि अगर मान लीजिएगा, बेसिक आइडिया जो बताऊँ मैं आपको, कि अगर मान लीजिएगा ये कोई क्या है, ये एक पिस्टन और सिलेंडर का सिस्टम है, निकाय है ना। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे मान लो गैस है, यहाँ पे गैस है। ठीक, इसके साथ समझ लो कोई पिस्टन है जिसको हमने ये पिस्टन हो गया और ये सिलेंडर हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया। तो ये कोई भी मान लो व्हील है, पहिया है, तो ये भी आगे पीछे होता है, तो ये पहिया भी घूमता है। बेसिक आइडिया, बहुत जनरल। पूरी जो है अपनी जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जो अपनी पूरी की पूरी गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब जो है इंजन पर भी तो बेस है। तो उनका बेसिक आइडिया क्या है, वो ये है कि ये पिस्टन आगे पीछे जब होता है ना, तो आगे पीछे होने पर जब हम यहाँ से क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। बेसिक आइडिया, ऊष्मा। जब हम इसमें ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है, ये प्रसार करता है, ये प्रसार हो जाता है। इसमें प्रसार हो जाने से इसमें कार्य होता है, वो कार्य प्लस का हो जाता है, वो कार्य प्लस का हो जाता है। लेकिन इसका प्रसार एक निश्चित जितनी ऊष्मा दी उसके हिसाब से इसका प्रसार हो जाता है, और वो प्रसार फिर रुक जाता है। जैसे प्रसार रुकता है तो ये पिस्टन थोड़ा आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ आता है तो पिस्टन से वर्क नेगेटिव होता है। तो लेकिन जो कुल कार्य होता है, कुल कार्य वो हमेशा प्लस का ही रहता है, क्योंकि प्लस का कार्य होगा तभी पहिया आगे भागता हुआ दिखाई देगा। तो नेट इफेक्ट जो पहिए पर होता है, कुल प्रभाव जो पहिए पर होता है घुमाव का, वो कुल पॉजिटिव कार्य के कारण हमेशा आगे की तरफ चलता रहता है, उसमें ऊर्जा कार्य में बदल जाती है। ठीक है, लेकिन एक बेसिक सा प्रिंसिपल है जो हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन कुल का कंप्लीट कार्य को कंप्लीट ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है।
ऐसा एक प्रिंसिपल आप सिद्धांत दिमाग में रखें। ऊर्जा का संरक्षण का नियम तो है ही भाई, पहला नियम तो हमेशा काम करता ही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन उसमें क्या कमियां थी? उसमें मेन कमियां ये थी कि भाई कोई प्रक्रम हो रहा भी है कि नहीं हो रहा है। ऊष्मा तो जितनी गई उतनी, ऊर्जा जितनी है पहले और बाद की तो बराबर रहनी है, लेकिन वो बराबर पहले और बाद की होने के लिए वो प्रक्रम पॉसिबल होगा कि नहीं। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया भी थे आपको लास्ट क्लास में, इस तरह के एग्जाम्पल लेते। मान लो कोई बुलेट गई तो बुलेट के पास गतिज ऊर्जा है, उसके पास कुल ऊर्जा है शुरू में, तो वो गति किसी दीवार में घुस गई तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई तो वो नीचे ऊर्जा सीधे उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब पहला नियम तो ये कहता है कि भाई ऊर्जा ठीक है, जितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा दे दो तो उतनी ऊर्जा इसके बराबर होगी। लेकिन क्या वो प्रक्रम हो पाएगा कि अगर वहां पर हम उसको उतनी ऊष्मा दे दे किसी गोली को और वो चल करके इतने वेग से वापस गतिज ऊर्जा ले ले? नहीं है संभव। तो ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पहला नियम काम नहीं कर रहा। पहले नियम के हिसाब से तो पॉसिबल है, बट प्रक्रम तो संभव नहीं है ना। तो यही तो दूसरे नियम बताएगा कि हाँ, उस पे पहले नियम पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, पहले नियम पे कुछ प्रतिबंध लगा देगा कि भाई ये प्रतिबंध इन कंडीशनों में ऐसे इसमें काम होगा। तो ये ध्यान रखें कि हमेशा कार्य को तो इस पूरे ऊष्मा में बदल सकते हैं, कार्य को तो पूरी ऊष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन कभी भी पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम भी था कि पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भाई जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी गर्म हो जाती है नहीं, यानी कि उसमें जो पदार्थ से जो ऊष्मा हमने बनाई है वो ऊष्मा पूरी की पूरी उसे चलाने में, कार्य करने में खर्च नहीं हो रही है, यानी कि गर्म करने में भी खर्च हो रही है। इसका मतलब हमेशा ही ऊष्मा इंजन में कुछ ना कुछ ऊष्मा रिजेक्ट होगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऊष्मा उसमें से हमेशा ही वेस्ट जाएगी। ऐसा कोई भी सोर्स नहीं हो सकता, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में बदल दे। यही ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम था। अब याद रखेंगे इस नियम को। तो एक बेसिक सा आइडिया मैंने दिया कि भाई जब पिस्टन आगे पीछे जाता है तो कार्य पॉजिटिव होता है, पीछे आना थोड़ा कार्य नेगेटिव होता है। अभी और डिटेल में भी जाएंगे थोड़ी सी, लेकिन कुल कार्य जो होता है ना, नेट कार्य, इफेक्टिव कार्य, प्रभावी कार्य जो होता है वो कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से पहिया आगे की तरफ चलता है। और जब आगे की तरफ चलता है तो बस हमें उसका कार्य मिल गया और हमारा काम आसान होना शुरू हो गया। लेकिन गर्म होने लगती है पूरी मशीन, पूरी गाड़ी, इसका मतलब पूरी की पूरी ऊष्मा ऊर्जा कार्य में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सिद्धांत क्या हुआ? ऊष्मा इंजन का सिद्धांत। अगर बहुत उससे देखा जाए, बहुत सिंपल भाषा में देखा जाए तो क्या सिद्धांत बैठ रहा कि ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करता है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। ये सिद्धांत हुआ। इसी को आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो चाहो तो, है ना, कि ऊष्मीय इंजन क्या है? ऊष्मीय इंजन एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस कह सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस है जो लगातार ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में चक्रीय प्रक्रम के द्वारा चक्रीय प्रक्रम के द्वारा परिवर्तित करती है। तो ऊष्मीय इंजन एक ऐसी युक्ति है जो लगातार किसको? ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट करती है। साथ साथ एक साइकिल पूरी हो जाती है, एक चक्र पूरा हो जाता है, गया फिर आया, पूरा चक्र हो जाता है। तो चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने की एक ऐसी युक्ति है जिसको हम ऊष्मीय इंजन कहते हैं। ये एक फंडामेंटल परिभाषा है किसी भी इंजन की, दुनिया कोई भी इंजन हो, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा, चक्रीय प्रक्रम में काम कर रहा, और चक्रीय प्रक्रम में काम कर रहा तो जितनी भी ऊष्मा देंगे सारी की सारी ऊष्मा कार्य में तो बदल नहीं रही, गर्म भी हो रहा है ना भाई। इसी के साथ पिस्टन लगे होते हैं, ये पिस्टन जो होते हैं ये इस पहिए के साथ जुड़ जाते हैं, पहिया ही तो घूमता है, फिर पहिए का टायर लगा दो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बना लो, चला लो गाड़ी को, है ना। तो उसके पीछे फंडामेंटल ये है, यहाँ पे गैस भरते हैं, ये गैस कह लो या कोई भी इसे कार्यकारी पदार्थ कह सकते हैं। गैस इसलिए ले रहे हैं कि भाई हम थर्मोडायनेमिक्स में गैस का काफी इस्तेमाल किया है ना। कार्यकारी पदार्थ है कोई भी, चाहे वो अपने पास कुछ भी हो सकता है, मान लो पेट्रोल डीजल कुछ भी ऐसा ले लिया है ना। तो कोई भी कार्यकारी पदार्थ है जिसे हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि अच्छा इंजन की बेसिक कहानी कुछ इस तरीके की होती होगी और उस तरह की डिवाइस है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। कोई चक्रीय प्रक्रम भी है। चक्रीय प्रक्रम होने का क्या मतलब है? चक्रीय प्रक्रम होने का मतलब कैसा है कि भाई इसमें अगर P और V के बीच में कोई भी ग्राफ बनाया जाए तो हो सकता है वो ऐसा ग्राफ बने, 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 तो कोई भी साइकिल बन सकती है ना। और हो सकता है कि कुछ ऐसा ग्राफ बने, ऐसा भी बन सकता है, कोई भी पीवी डायग्राम बन सकता है ना। तो अलग अलग तरह के इंजन के लिए, क्योंकि कई तरह के होते हैं, ऑटो हॉर्न इंजन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन होता है, या पेट्रोल डीजल, ये सब तरह के अलग अलग इंजन की अलग अलग साइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। अरे ऐसे बना सकते हैं, लो ये बन गई एक साइकिल। तो कैसा भी साइकिलिक प्रक्रम हो सकता है, लेकिन ये एक साइकिल प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। तो एक चीज ध्यान इसलिए मैंने इसमें यूज क्या किया, चक्रीय प्रक्रम के द्वारा परिवर्तित करती है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अब इसमें हम दे क्या रहे हैं, हम इसमें क्या दे रहे हैं भाई, हम इसमें क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, और मिल क्या रहा, हमें कार्य मिल रहा है। उसमें मिल क्या रहा है, कार्य मिल रहा है। तो उसका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, दक्षता, दक्षता बोलते हैं बेटे, दक्षता या फिर एफिशिएंसी। हर चीज की एफिशिएंसी होती है अपनी किसी काम करने की, जरूरी नहीं कोई 100% एफिशिएंट हो, दुनिया में कोई भी जरूरी नहीं है 100% एफिशिएंस हो, मैक्सिमम चीजें तो होती ही नहीं 100% है, ये भी 100% नहीं है ना। और दुनिया में कोई 100% इंजन पॉसिबल ही नहीं है, यही दूसरा नियम भी है, यही दूसरा नियम भी है। इसको ईटा से डिनोट करते हैं, और हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब निर्गत, निर्गत अपॉन निवेश, निवेश यानी कि आउटपुट, आउटपुट ऐसे लिख दिया, इनपुट इनपुट ऐसे लिख दिया। अब आउटपुट में क्या मिल रहा भाई, आउटपुट में हमें मिल रहा है कार्य, हमें तो कार्य मिल रहा है। इनपुट क्या दे रहे, हीट, हीट दी गई केवल, जो रिजेक्ट की गई वो नहीं, हीट दी गई यानी कि केवल पॉजिटिव हीट, केवल पॉजिटिव हीट। W कार्य किया गया, कुल कार्य साइकिल में, है ना, जितना भी कार्य किया गया, कार्य जितना भी है पूरी साइकिल का टोटल कार्य, ये लो कुल कार्य कितना हुआ वो, बटे कुल कितनी ऊष्मा दी गई, केवल पॉजिटिव, कितनी रिजेक्ट हुई वो नहीं, है ना, वो तो वेस्ट गई। भाई हमने कितने पैसे लगाया और हमें कितना फायदा हुआ, उसी को तो हम बोलेंगे अगर एफिशिएंसी क्या हुई, तो वो चीज एक्स की एफिशिएंसी हो गई। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो इसका एक बेसिक मॉडल दिमाग में क्या बनाया भाई, इसका मतलब समझने के लिए, तो इस बेसिस पर कि भाई क्या सोचा उन्होंने सोचा कि भाई हमेशा एक ऐसा सोर्स ले लो, क्या है ये, सोर्स, स्रोत, रिजर्व, जिसका ताप फिक्स है, उच्च ताप है ना, और ये कैसा है, फिक्स है, ये फिक्स ताप की एक स्रोत है, इसका ताप कभी नहीं बदलता, है ना, इसका ताप कभी भी नहीं बदलता। और ये एक सिंक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, सिंक, इसको क्या बोलेंगे भाई, सिंक या निम्न ताप
ताप, लो ताप, टीएल मतलब लो टेम्परेचर, टीएच मतलब हाई टेम्परेचर, है ना। कुछ किताबों में इसको T1 T2 भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको कुछ किताबों में T1 भी मान लेते हैं और इसको T2 भी मान लेते हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरली T1 का मतलब लो ताप और T2 का मतलब उच्च ताप। तो हमने L और H लिख दिया ताकि अच्छे समझ में आ जाए कि भाई कौन सा निम्न है, कौन सा उच्च ताप है। अब ये चाहते क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई ऊष्मा दे किसी चीज को और उससे कुछ कार्य कर ले, तो हम ये ऊष्मा देते हैं, किसको देते हैं भाई, किसी कार्यकारी पदार्थ को। यहाँ पे क्या है, कार्यकारी पदार्थ है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, पिस्टन के अंदर गैस, कोई भी पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ लगा दो और इसमें से जो हमने ऊष्मा दी उससे कुछ वर्क हुआ, ये कुछ कार्य प्राप्त हुआ, है ना, ये कार्य प्राप्त हुआ और कुछ ऊष्मा इसमें रिजेक्ट हो गई। तो उच्च ताप की ऊष्मा को QH लिख दिया, निम्न ताप पर कुछ ऊष्मा को रिजेक्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे क्या कही, ऊष्मा को रिजेक्ट किया, यानी कि इसको यहाँ से वेस्ट कर दिया, है ना, इसको यहाँ से निकाल दिया, मुक्त कर दिया, एक तरह से मुक्त ऊष्मा, ठीक। और ये कार्य किया। और जनरली जो QH होता है, उच्च ताप की जो डिवाइस होती है हमारे इंजन की चीज है ना। ये पूरा सिस्टम ही क्या कहलाता है हमारा, एक तरह से आप इसी को कह सकते हैं पूरा ये क्या कहलाता है, यही हमारा पूरा का पूरा एक इंजन की बात है। इसको भी बोल सकते हैं कार्यकारी पदार्थ, इसको भी यहाँ पे बोल सकते हैं हीट इंजन, है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम इंजन है। तो ऊष्मा यहाँ पे गई, यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ है, जैसे पिस्टन में गए तो कार्यकारी पदार्थ पे कुछ ऊष्मा ने काम किया जिससे वर्क हुआ, लेकिन कुछ निम्न ताप लो है ना, लो ताप पर ऊष्मा को मुक्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, है ना। और यहाँ से ऊष्मा को इसने दिया, ऊष्मा दी गई या फिर एब्जॉर्ब की गई, एब्जॉर्ब ऊष्मा की गई, इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली, कुछ कार्य हुआ, ठीक। ये दुनिया के सारे इंजनों का बेसिक प्रिंसिपल है, ये दुनिया के सारे इंजनों का बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये जो वर्किंग सबस्टेंस है उसको ऊष्मा दे करके उससे कार्य कराते हैं। जनरली यहाँ पर क्या होता है, वही पिस्टन, सिलेंडर और ये जो कांच जुड़ जाते हैं, वो पिस्टन किससे जुड़ जाता है, पहियों से जुड़ जाता है और फिर चलने लगता है। ये एक बेसिक आइडिया। वैसे तो पूरी मशीन है, वो तो फिर पढ़ते रहो, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन पहले एक बेसिक तो पता लगे भी शुरुआत कहाँ से करें इसको पढ़ने की, तो वो शुरुआत यहाँ से होती है इंजनों को पढ़ने की, ठीक है। अच्छा, अब जिसमें हमने बात की कि भाई एफिशिएंसी की, तो इधर से ऊष्मा आई QH, इधर से ऊष्मा निकल गई, रिजेक्ट होगी, लेकिन कार्य हुआ ये। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, W को अगर देखूं, Q है ये, W तो यही, यहाँ से देखो तो QH दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि QH बराबर है W प्लस QL, ये तो इसका मतलब, यानी कि W बराबर क्या आ गया, W बराबर क्या आ गया, QH माइनस QL आ गया, ठीक है, QH माइनस QL। तो W बराबर लिख देंगे QH माइनस QL अपॉन QH, दी गई तो QH ही थी, और इससे अपने पास ये आएगा, इससे अलग अलग कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, QH अपॉन QH माइनस QL अपॉन QH बराबर 1 माइनस QL अपॉन QH। ये हमारा सामान्य फॉर्मूला है हीट इंजन के लिए, ये हमारा सामान्य फॉर्मूला है हीट इंजन के लिए, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो ये सोर्स है, स्रोत है उच्च ताप का, ये तो इंजन में हो गया, ठीक। लेकिन ये क्या है, सिंक, स्रोत, ये सॉरी सिंक क्या है, निम्न ताप की ये चीज क्या है, जहाँ पर ऊष्मा निकलती है। जब गाड़ी गर्म होती है तो ऊष्मा कहाँ में, क्या में रिजेक्ट होती है, वो वातावरण में। तो सामान्यतः लो ताप की जो चीज होती है, सिंक जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, ये सिंक, भाई जैसे घरों में होता है, किचन होती है, किचन में सिंक होता है, सारा कचरा कहाँ जाता है, सिंक में, सारा पानी सारी चीजें सिंक में डाल देते हैं। तो वैसे ही क्या करते हैं, हमारी जो रिजेक्ट हीट है, जो वेस्ट हीट है, वो सिंक में यानी कि वातावरण में जाती है। तो सामान्यतः सिंक का मतलब क्या है, यहाँ पर सामान्यतः ये वातावरण होता है, सराउंडिंग बोल सकते हैं इसको, एटमॉस्फेयर,
थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर ही हमारा सिंक कहलाता है इन केस ऑफ हीट इंजन, और रेफ्रिजरेटर भी होती है, रेफ्रिजरेटर में भी हमारा वातावरण का इस्तेमाल होगा। खैर, तो कुल मिला के अपनी को सिंक का मतलब ही होगा, ठीक। और उच्च ताप की डिवाइस अपनी कहाँ होगी, इंजन में ही होगी, ठीक, जिसको हमें उच्च ताप पर रखा हुआ है। तो इसमें अंदर ही कोई पदार्थ भी होगा, गैस, कुछ भी, पेट्रोल, डीजल, तो यहीं पर अपने को उष्मा दे करके इससे कार्य कराया जाएगा। और ये कार्य किसकी वजह से हो रहा है, पिस्टन आगे पीछे होने के कारण पहिए घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कार्य हो रहा है, और उससे हमने उसकी एफिशिएंसी निकाल ली। अच्छा, ये एफिशिएंसी को कभी कभी क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं। अगर प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे, 1 - QL अपॉन QH इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी, प्रतिशत में आ जाएगी, ठीक है भाई। एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जब एफिशिएंसी को हम बात करते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। तो ये बेसिक आइडिया हमें मिल गया किसी भी इंजन के बारे में। क्लियर, अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने ऊष्मीय इंजन के बारे में जाना कि ऊष्मीय इंजन का सिद्धांत क्या है, और कोई भी इंजन बनाना है तो उसमें क्या करना है कि उच्च ताप की ऊष्मा देंगे किसी वर्किंग सबस्टेंस को, यानी कि किसी कार्यकारी पदार्थ को, जिससे कि उससे कार्य होगा और कुछ ऊष्मा वापस रिजेक्ट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, वहाँ से वेस्ट हो जाएगी। और ये दुनिया के हर एक इंजन का सिद्धांत है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि दुनिया में कभी भी पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही क्या है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, जिस पर ये अपना इंजन काम भी करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे अपने पिस्टन जुड़ा हुआ था पहिए के साथ, तो पूरा एक चक्र बन रहा था, जा रहा आ रहा, चक्रीय प्रक्रम को फॉलो करते हैं, ये चक्रीय प्रक्रम को फॉलो करते हैं। तो चक्रीय प्रक्रम अगर फॉलो करते हैं तो कैसा भी चक्रीय प्रक्रम हो सकता है, चक्रीय प्रक्रम तो कैसा भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताए, भाई हो सकता है चक्रीय प्रक्रम आपके पास ऐसा हो, P और V का डायग्राम में मान लो, हो सकता है चक्रीय प्रक्रम ऐसा हो, चक्रीय होना चाहिए। हो सकता है P और V के बीच में जो ग्राफ आए वो ऐसा ग्राफ आ जाए, कैसा भी ग्राफ आ सकता है ना। तो अलग अलग तरह के इंजन को कैसे भी ग्राफ हो सकते हैं चक्रीय प्रक्रम में। लेकिन अब ये जो चक्रीय प्रक्रम की बेसिस पर कार्नोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्नोट इंजन की एक कल्पना की, एक कार्नोट साइकिल के बेसिस पर कार्नोट इंजन बनाया, और उस कार्नोट इंजन की कल्पना की भी ऐसा इंजन अगर हो जाए तो बस सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा आउटपुट मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी का इंजन मिलेगा। यानी कि इसका मतलब उसने एक ऐसा इंजन बना दिया आइडियल कि उससे ऊपर एफिशिएंसी होना संभव नहीं है, उससे ऊपर एफिशिएंसी होना संभव नहीं है। उसने एक ऐसा इंजन की कल्पना कर दी। इसलिए कल्पना कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में ऐसा इंजन बनना संभव नहीं है। भाई जैसे हम बहुत सारे सवाल कर लेते हैं कि बिना फ्रिक्शन के चल रही है, सामान्य लाइफ में फ्रिक्शन के बिना तो संभव है नहीं कुछ भी, हम बिना फ्रिक्शन के चला लेते हैं, लेकिन फ्रिक्शन तो होता ही है, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, कम हो, कुछ भी हो, लेकिन फ्रिक्शन तो होता है। वैसे ही हम आइडियली एक इंजन बनाते हैं, जितने भी इंजन वास्तव में लाइफ में दुनिया में हैं, उस कार्नोट से अच्छी एफिशिएंसी नहीं है किसी की भी। अगर वो उस तक पहुंच जाए तो मतलब वो बेस्ट इंजन है, या उसके आसपास ही पहुंचे उसकी एफिशिएंसी, उसकी दक्षता। तो ये कार्नोट इंजन क्या है, तो उसने क्या कल्पना की ये जानते हैं। कार्नोट ने ये कहा कि भाई अगर हम एक ऐसे इंजन की कल्पना करें, कार्नोट ने यह कहा कि अगर हम एक ऐसे इंजन की कल्पना करें जिसमें कार्नोट साइकिल कुछ ऐसी हो, कैसी, ऐसी कि भाई कोई भी उसका ताप, दाब या आयतन शुरू में होगा उसके सिलेंडर का, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। तो सबसे पहले उसमें समतापी प्रक्रम लगाया, कौन से ताप पर, उच्च ताप पर। ऐसा उसने कहा कि उच्च ताप पर समतापी प्रक्रम लगा दो।
फिर उसको क्या करा, समतापी परिक्रम लगाने पर एक्सपेंड किया, प्रसार किया। फिर उसने कहा कि भाई फिर उसको फिर से प्रसारित किया, फिर प्रसार किया, लेकिन इस बार उस जो ताप था वो कितना हो गया, निम्न ताप तक आए, TL तक। इस तरीके से उसका प्रसारित किया, लेकिन इस बार किसमें किया, उस ताप था यहाँ पे, ये समतापी था, लेकिन ये कैसा हुआ, ये रुद्धोष्म प्रक्रम लगाया यहाँ पर। इसका फायदा दिखेगा बाद में, रुद्धोष्म प्रक्रम लगा दिया। फिर इसने कहा कि भाई चूंकि मैं साइकिल पूरी करनी तो वहां तक पहुंचना, इसने कहा कि अब इसको प्रसार तो किया, अब इसको दबाओ, कंप्रेस करो, संपीड़ित करो। तो संपीड़ित किया वापस इसी ताप को मेंटेन करते हुए, यानी कि इसी ताप को मेंटेन करते हुए जब करेंगे तो क्या आएगा, तो TL ऐसे, इसका ताप कितना है, TL ही रहेगा। और ये कैसा है, समतापी, समतापी, और ये भी कैसा था, समतापी। ठीक, और फिर इसके बाद इस ताप से उस ताप तक गए और फिर से कंप्रेस किया। ये भी, ये कैसा है, ये भी ये संपीड़ित हुआ था ना, संपीड़ित, इसको हमने कंप्रेस किया। भाई इसको क्या किया, प्रसार, एक्सपेंड किया, यहां पे भी एक्सपेंड किया, यहां पे क्या कर रहे हैं हम, संपीड़ित कर रहे, कंप्रेस कर रहे, और यहां पे भी क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेस कर रहे, यहां पे भी कंप्रेस करा, लेकिन इस बार ताप TL से TH हो गया, यहाँ पे ताप TL से। और ये कौन सा प्रक्रम लगाया, ये लगाया हमने रुद्धोष्म प्रक्रम। ये ऐसा उसने कल्पना करी, एक साइकिल बनाई, इससे उसको आउटपुट जो आया वो ऐसा आया कि इससे ऊपर आउटपुट आ ही नहीं सकता, किसी भी इंजन की दक्षता इससे ऊपर आ नहीं सकती। तो ये आइडियल इंजन बन गया, लेकिन 100% एफिशिएंट ये भी नहीं है। इसका मतलब आइडियल का मतलब ये नहीं कि 100% एफिशिएंसी आ गई। भाई फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो पूरी ऊर्जा कार्य में और पूरी कार्य ऊर्जा में बदल सकती है, तो यानी कि 100% एफिशिएंसी पहले नियम के हिसाब से तो पॉसिबल थी, लेकिन वो परिक्रम होगा कि नहीं, पहले नियम की कैलकुलेशन तो कहती है कि यहाँ भी ऊष्मा ऊर्जा में, ऊर्जा ऊष्मा में बदलेगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के हिसाब से ऊष्मा ऊर्जा में, ऊर्जा ऊष्मा कार्य में और कार्य ऊर्जा में बदल रही, तो इसके हिसाब से तो अपना ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो 100% एफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं। यही तो दूसरा नियम है, इसीलिए तो दूसरा नियम लाया गया कि भाई ये प्रक्रम ही नहीं पॉसिबल ऐसा हो रहा कि ऊष्मा कार्य में पूरी तरह बदल जाए। जब ये प्रक्रम पॉसिबल ही नहीं हो रहा तो फिर दूसरे नियम लाने पड़ेंगे। दूसरा नियम लाया गया, उसको हमने सेकंड नियम बोला, दूसरा नियम बोला। तो उस दूसरे नियम में हमने इंजन के बारे में जाना, लेकिन इसमें भी हमने आइडियल चीजें मान ली, कुछ चीजें को आदर्श मान लिया कि भाई समतापी, क्योंकि ताप को समान रखना भी बहुत आसान काम नहीं है, फिर रुद्धोष्म प्रक्रम लगाना भी आसान काम नहीं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल आइडियल मान लिया कि भाई अगर एक साइकिल ऐसी बनाए जिसमें क्या हो, ये साइकिल फॉलो हो रही है, तो इस साइकिल को ही बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कौन सा पढ़ रहे हैं अभी हम? अब हम पढ़ रहे हैं कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल, चक्र, कार्नोट चक्रीय प्रक्रम, कार्नोट का चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, तो उसने जो कल्पना की उसके बारे में हमने जाना। तो उसने क्या बोला, उसने कहा पहला पॉइंट, उसने कुछ पॉइंट्स में इसको डिफाइन किया कि भाई एक ऐसा इंजन लेते हैं जिसमें क्या होगा, एक सिलेंडर पिस्टन है, ये अपने पास एक सिलेंडर और पिस्टन है। ये दीवारें कैसी हैं? ये दीवारें रुद्धोष्म है, मतलब आप कह सकते हैं रुद्धोष्म दीवारें मान लो, चलो दीवारें ये भी, और लेकिन ये वाली कैसी है? चालक दीवार है, चालक दीवार है, और ये भी रुद्धोष्म है, ये भी रुद्धोष्म है ना? ठीक है, तो
उसने एक सोर्स चाहिए हमें जिसका ताप बहुत ऊंचा हो और वो मेंटेन हो, यानी कि कार्नोट इंजन की कल्पना कैसे की गई उसके बारे में जान रहे। तो उसने कहा भाई एक ऐसा सोर्स है जिसकी ताप बहुत उच्च हो, तो ये अपना क्या हो गया, उच्च ताप का स्रोत, उच्च ताप का स्रोत हो गया, है ना। फिर क्योंकि उच्च ताप का स्रोत होगा तभी तो उष्मा जाएगी, उष्मा जाएगी तो एक्सपेंड होगा, प्रसार होगा, और ताप नियत रखते हुए क्योंकि यहाँ पे हमने चालक ले लिया तो समतापी प्रक्रम हो जाएगा। लेकिन हमें समदाबी भी वो भी करना रुद्धोष्म। रुद्धोष्म के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा अचालक होना चाहिए, यानी कि उष्मा बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ना जाए। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम ले लिया, ये वाला, ये कैसा है, ये हमने ले लिया अचालक, एक अचालक रखा, अचालक स्टैंड, ठीक है। फिर एक हमने सिंक चाहिए जिसमें उष्मा रिजेक्ट होगी लेकिन उसका ताप भी बदलना नहीं चाहिए, तो ये सिंक है, ये क्या है, सिंक है, ये सिंक है। सिंक का ताप भी स्टैंडर्ड है TL, कभी नहीं बदलता, है ना। हालांकि वो बदल तो सकते हैं रियलिटी में, लेकिन इसमें नहीं बदलेगा क्योंकि ये आइडल केस मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका ताप TL सिंक हो गया। जनरली क्या होता है, ये वातावरण, इंजन के केस में ये क्या है, वातावरण है। ये चालक है, अचालक पदार्थ है कोई, है ना, और ये अपना कोई स्रोत है जो कि इंजन के अंदर है, ठीक। अब ये सिस्टम ही पूरा क्या है, हमारा कार्नोट इंजन है। ये सिस्टम ही पूरा क्या है, कार्नोट इंजन। पहली चीज क्या है, पहली चीज है ये, पहले नंबर पर तो ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है और चौथे नंबर पर ये है। तो अगर हम बात एक एक की करें तो पहला नंबर, इनकी संरचना को अगर हम लिखें तो हमने एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर लिया पहले के अंदर, सिलेंडर, पिस्टन लिया, ठीक, और ये चालक और ये रुद्धोष्म लिया, ठीक है। ये चालक और ये रुद्धोष्म ले लिया और इसमें कोई भी कार्यकारी पदार्थ डाल दिया गया, इसमें कोई भी कार्यकारी पदार्थ डाल दिया गया। और कार्यकारी पदार्थ भी कैसा, आदर्श गैस, आदर्श गैस। तो आदर्श गैस भी आपको पता है रियलिटी में आदर्श गैस होती नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आइडल मान के चल रहे तो आदर्श गैस ले ली क्योंकि हम सब कुछ आदर्श गैस के हिसाब से चलेंगे। तो यहां पर ये कैसा पिस्टन है, चालक, ये सॉरी ये वाली जो तल है ये कैसा है, चालक तल है ना, चालक तल। अब स्रोत, ये तो बात इसकी होगी। अब इसकी बात करते हैं, इसका उच्च ताप है, इसकी जो उष्मा धारिता है, उष्मा धारिता वो कितनी है, आइडियल मान ली, इनफाइनाइट। और इसकी भी उष्मा धारिता क्या है, मान ली, धारिता कितनी ले ली, इनफाइनाइट। उष्मा धारिता याद है क्या होती थी, उष्मा धारिता होती थी किसी m ग्राम द्रव्यमान का, m ग्राम यानी कि कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। उष्मा धारिता को मैं आप दिला रहा हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ रही। m ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा चाहिए वो कहलाएगी क्या, उष्मा धारिता, Q। यानी इस Q को बोलेंगे उष्मा धारिता की कितनी उष्मा ले सकता है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि इनके ताप कभी भी ना बढ़े, हम क्या चाह रहे हैं कि इसका ताप कभी भी बदले ना, क्योंकि सोर्स फिक्स है, ये फिक्स है। तो कब बदले, फिक्स रहेगा तभी फिक्स रहेगा जब इसको कितनी भी उष्मा मिल जाए, कहीं से भी बाहर से मिल जाए उष्मा, किसी भी स्रोत से मिल जाए, इसके पास आसपास उष्मा की कुछ भी चीज आ जाए तो इसका ताप बदले ही ना। तो इसका मतलब ताप नहीं बदलेगा तो उसको अनंत उष्मा दे दो, अनंत उष्मा देंगे तो भी नहीं बदलेगा। अगर इसको अनंत उष्मा भी देंगे तो भी इसका ताप अगर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब इसकी उष्मा धारिता क्या है, अनंत। और हम क्या चाहते हैं कि इसका ताप नियत रहे, इसका ताप फिक्स रहे, ये कभी भी नहीं बदलता। फिर वही कह रहा हूं क्योंकि हमने आइडल मान लिया तो हमारे लिए इसकी उष्मा धारिता अनंत मान ली। आइडल केस की वजह से, कार्नोट साइकिल की वजह से रियलिटी में अनंत उष्मा धारिता नहीं होती है ना, कुछ तो वैल्यू होगी। तो हो सकता है बहुत लंबे समय के बाद इसका ताप में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाए प्रैक्टिकली, लेकिन रियलिटी में जो कर जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आइडियली बिल्कुल
हम कार्नोट के हिसाब से चल रहे हैं तो कार्नोट के हिसाब से सब चीजें बिल्कुल हमने हाइपोथेटिकली मान ली, कल्पना की, क्योंकि ये सिर्फ एक परिकल्पना है। भाई हमने फ्रिक्शन में भी तो परिकल्पना कर लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी तो चलाओ सब चीजों को, तो लेकिन होता तो ही, तो वैसे ही हमने बिल्कुल आदर्श मान के चल रहे कि वे आदर्श गैस है, ये एक चालक है पूरी तरह से, ये अचालक है, और ये क्या है ऊष्माधारिता इसकी अनंत है। अनंत क्यों मानी कि इसके कितनी भी ऊष्मा मिल जाए इसको कहीं से भी इधर उधर से इसके ताप में परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अचालक स्टैंड है। अचालक स्टैंड का तो आपको पता ही, यानी कि रुद्धोष्म पदार्थ है, यानी कि कैसा है रुद्धोष्म पदार्थ है, रुद्धोष्म दीवार मान सकते हैं, एक तरह की दीवार है ये रुद्धोष्म दीवार, ठीक है। फिर ऐसे हमने वातावरण को भी मान लिया, वातावरण का ताप तो आप मान ले देखते ही हो कि जनरली जितना किसी समय पर है तो वो जनरली इतनी आसानी से तो बदलता नहीं, तो सिंक या अपना जो है उसका वातावरण की ऊष्माधारिता भी क्या मान ली अनंत, ठीक है भाई। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर देखा जाए अगर तो उसका उस ताप गाड़ियों से ताप निकल रहा है, गाड़ियों से ताप निकलने से वातावरण के ताप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ उसकी ऊष्माधारिता क्या मान ली अनंत मान ली, यानी कि उसका ताप भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकली तो ताप में परिवर्तन होता है, लेकिन आइडियली हमने माना कि भाई एक ऐसा सोर्स यानी कि वातावरण जिसका ताप गाड़ियों से जो ऊष्मा निकल रही है उससे ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो समय के साथ साथ 24 घंटे में होता है अलग बात है, लेकिन ये आइडियल केस में हमने मान लिया इसको। तो चारों की एक एक लाइन लिखने की जरूरत है। पहला क्या लिखना है कि भाई एक सिलेंडर लिया, उसमें हमने एक पिस्टन लगाया, अचालक दीवारें हैं और चालक तल है। सिलेंडर और पिस्टन में हमने सिलेंडर और पिस्टन के बीच में हमने क्या भर दिया आदर्श गैस भर दी है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे पॉइंट क्या डिफाइन करेंगे, दूसरे नंबर पे ये पॉइंट डिफाइन करेंगे कि भाई एक स्रोत लिया जिसका बहुत उच्च ताप है, जिसका उच्च ताप है, और उसका ताप नियत रखने के लिए हमने परिकल्पना कर ली कि इसकी ऊष्माधारिता अनंत है, इसकी ऊष्माधारिता अनंत है। अनंत होने का मतलब कि इसके किसी भी इसके कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ाना हो तो अनंत ऊष्मा चाहिए, जो कि हो ही नहीं अनंत ऊष्मा, तो इसका मतलब इसका ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसका ताप नियत रहेगा, इसका ताप नियत रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर एक अचालक स्टैंड रखा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, है ना, सिलेंडर के लिए अचालक स्टैंड, सिलेंडर के लिए सिलेंडर के लिए हमने एक अचालक स्टैंड लिया। फिर ये लिखेंगे कि भाई एक हमने सिंक लिया जिसका ताप भी फिक्स है, जिस जनरली वातावरण होता है, इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है। ये 4 पॉइंट इसकी किस में आ जाएंगे, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे किसमें, चारों पॉइंट आ जाएंगे इसकी संरचना में, संरचना कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पॉइंट आ गए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इन चारों पॉइंट को मिला दो तो आपकी संरचना पूरी हो जाएगी कि भाई हमने इस तरीके का एक इंजन बना लिया जो कि आइडियली हमने लिए सारी चीजें, उसमें कुछ भी लॉस नहीं हो रहे, जहां जो होना था वो हमने इसके हिसाब से डिफाइन कर दिया। अब वर्किंग कैसे होगी सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले एक एक स्टेप समझते हैं। उच्च ताप पर इसको यहां रख देते हैं, पहले क्या नंबर पर क्या रखेंगे, यहां पर, पहले नंबर पर इसको यहां लाएंगे, फिर इसको यहां लाएंगे, फिर इसको यहां लाएंगे, ठीक। तो होता क्या है, पहले नंबर पे इसको इस पे रखा और फिर वापस फिर इस पे रखेंगे यहां पर, फिर उसको वापस कहां लाएंगे, इसी पर लाएंगे। तो कुल मिला के ये सिलेंडर उच्च ताप के इस स्रोत पर रखा, तो उच्च ताप के इस स्रोत से ऊष्मा इसमें जाने लगेगी, लेकिन चूंकि एक ऐसी दीवार है, ये वाली चालक दीवार है, तो धीरे धीरे धीरे, एक्चुअल में होता क्या है मैं बताता हूं, धीरे धीरे कैसे होता है प्रक्रम। क्योंकि उस समतापी प्रक्रम की खास बात क्या थी, समतापी प्रक्रम की खास बात ये थी कि वो धीरे धीरे होता है, समान ताप मेंटेन रहता की, और रुद्धोष्म प्रक्रम की खास बात वो अचानक बहुत तेजी से होता है, फास्ट प्रोसेस है ना, बहुत तेजी से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वेट रख देते हैं लोग, यहाँ पे कुछ वेट रख दिया, ये वेट है, भार, यहाँ पे कुछ भार रख दिए लोग, तो यहाँ पे कुछ भार रखे, तो पहले प्रक्रम में क्या करा हमने, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ऊष्मा दी गई, तो धीरे धीरे भार को हटाना शुरू करा। जैसे भार हटाएंगे तो ये थोड़ा सा पिस्टन ऊपर चलने लगेगा, और कैसे चलेगा, धीरे धीरे, आराम से उठाया, अनंत छोटे छोटे से मास हैं ये मान लो,
इन्फाइनाइटली स्मॉल, अनंतली छोटे छोटे, इतने से बिल्कुल। तो जरा सा मास हटाया, तो जरा सा मास हटा, जरा सा घिसक गया, बिल्कुल जरा सा, है ना। तो ये बिल्कुल तुच्छ पिंड से मास है, एक एक हटाए। तो जैसे उष्मा दी तो यहाँ से उष्मा देने से क्या हो रहा है, उष्मा देने से वो धीरे से ऊपर खिसक गया, ऊपर खिसक गया तो उसमें प्रसार हो गया। लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे पिस्टन जा रहा है, तो उष्मा का आदान प्रदान यहाँ से यहाँ धीरे धीरे इसमें हो रहा है। तो ताप को इसने, इस ताप TH पर इस गैस का ताप मेंटेन कर दिया, इस ताप का TH पर मेंटेन कर दिया और उसका प्रसार हुआ, इसका प्रसार हो गया। क्लियर? पहला पॉइंट, पहला स्टेप समझ में आया कि पहले सबसे पहला स्टेप क्या रखेंगे इसकी वर्किंग में। पहले भाई पहला नंबर तो क्या लिखा हमने, पहला नंबर तो हमने लिखा संरचना, दूसरा नंबर हमने क्या लिखेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग मतलब कार्य इसका। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। कार्य विधि कैसे होती है, कार्य विधि कैसे होती है इसकी, पहले कार्य विधि क्या होगी, पहले इस पूरे सिस्टम को, सिलेंडर पिस्टन के निकाय को उठा के उच्च ताप के स्रोत पर रख दिया, और रख देने पर इस पे कुछ भार होते हैं जो धीरे धीरे हमने यहाँ से हटाने शुरू करे, जिससे कि पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है। ऊपर उठ रहा है तो ऊपर उठने के कारण समान ताप पर इसका प्रसार होता है। जब समतापी प्रक्रम हुआ तो पीवी डायग्राम में समतापी प्रक्रम की ये साइकिल, ये चक्र बना, ये वाला साइकिल बन गई P से यहाँ तक। इसको आप A से B मान सकते हैं, A से B मान सकते हैं, ठीक है। पहला प्रक्रम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि अब इसका जितना हमें प्रसार करना था, जितना प्रसार करना था उतना प्रसार हो गया इसके हिसाब से। फिर हमने बाटों को हटाना बंद कर दिया। अब इसको बैलेंस हो गया, ऊपर का नीचे का प्रेशर सेम हो गया, तो उससे क्या होगा, फिर वो रुक गया। रुक गया तो मतलब अब हमने इस पूरे सिस्टम को उठा के इस पे रखा। जब इस पे रखेंगे तो ये चालक दीवार भी कैसी बन गई, अचालक। चालक दीवार भी कैसी बन गई, अचालक। और जब अचालक दीवार बन गई, जब अचालक दीवार बन गई तो फिर उष्मा का आदान प्रदान तो होगा नहीं, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। और ये जो बाट थे, अब हमने ये बाट फटाफट हटाने शुरू करे, तेजी से हटाए तो ये पिस्टन तेजी से ऊपर जाने लगा। यानी कि कैसी कंडीशन आ गई, रुद्धोष प्रक्रम की। रुद्धोष प्रक्रम के लिए क्या चाहिए कि उष्मा का आदान प्रदान ना हो, पूरा का पूरा कैसा हो, अचालक हो। ये भी अचालक हो जाए, ये भी अचालक। ये कैसे होगा अचालक, इसके ऊपर रखने पर। और ये बाट भी हमने तेजी से हटाने शुरू करे तो पिस्टन तेजी से ऊपर जाएगा। यानी कि इस केस में भी पिस्टन ऊपर जा रहा है तो प्रसार ही हुआ। लेकिन किस तरीके से हुआ प्रसार, प्रसार हुआ रुद्धोष प्रक्रम के हिसाब से। B से C हमने ये दिखाया यहाँ पर, B से C में। और अब इसमें देखो, यहाँ तो उष्मा दी थी, यहाँ पर उष्मा हमने दी तो नहीं, तो अब इसमें उष्मा नहीं दी तो ऊपर जाएगा और भी, तो इसके ताप में कमी आती है। और तब तक ऐसा करते हैं, इन बाटों को तब तक हटाते हैं जब तक कि इसके ताप की, अंदर का ताप इसके ताप के बराबर ना हो जाए, TL। जब तक कि इसका ताप अंदर के ताप के बराबर, इस वाले के ताप के बराबर ना हो जाए। इस पर रखे रखे इसको ऊपर ले गए ले गए ले गए ले गए, अंदर का इसका भाई सब कुछ बदल रहा, प्रेशर, दाब, वॉल्यूम सब बदल रहे, क्योंकि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष प्रक्रम है। रुद्धोष प्रक्रम में सब चीजें बदलती हैं, तो इसका मतलब इसमें ताप भी बदलेगा, इसका मतलब इसमें उष्मा भी बदलेगी, इसमें दाब भी बदलेगा और आयतन तो बदलेगा ही, क्यों बढ़ रहा है ना। तो आयतन बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, ताप घट रहा है। तो ताप घट के कब तक करना है ऐसा हमें, कब तक ये बाट हटाने तेजी से, जब तक हटाने जब तक कि अंदर का ताप TL के बराबर ना हो जाए। चलो जी, दूसरा प्रक्रम हुआ हमारा B से C, B से C, ठीक है। अब इसका ताप इसके बराबर हो चुका है, अब इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। जब इसको उठाया तो इसके ऊपर रखा,
जब इसको ऊपर रख दिया इसको, तो इसका ताप तो मेंटेन है, पहले से ही रख दिया। ठीक, अब हमने क्या करा, अब हमने इस सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि अब तो पहले ही ऊपर था, धीरे धीरे जो मास, जो द्रव्यमान हटाए थे, धीरे धीरे रखने शुरू करे, धीरे धीरे रखने शुरू कर दिए। जैसे जैसे रख रहे तो ताप तो TL पर मेंटेन है, क्योंकि धीरे धीरे पिस्टन नीचे आ रहा, तो मतलब समतापी प्रक्रम हो रहा, यानी कि समतापी प्रक्रम हो रहा है, लेकिन आयतन तो घट रहा है। और अगर आयतन घट रहा है तो संपीड़ित हो रही गैस, कंप्रेस हो रही है गैस, और इसका ताप नियत रखते हुए इसको C से D तक कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो C से D तक कंप्रेस कर दिया। इतनी बातें अपनी भाषा में लिख दोगे ना, तो आपका पूरी की पूरी कार्यविधि समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने इसको C से D तक पहुंच गए, यानी कि आप क्या करना है, आपको कैसे लिखना है, A से B, B से C, C से D, D to A, 4 हेडिंग बना लो। पहला हेडिंग क्या बनाएंगे इसमें, A से B, फिर B से C, C से D और D से A। तो 4 हेडिंग में लिख सकते हैं इस भाषा को। पूरी कहानी में लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझें, उसी को अपनी भाषा में लिख ले। और अब फिलहाल तो इतना भी डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, यहाँ तक आ चुके हम, यहाँ तक आने पर हमने इसको गैस को दबाया कैसे, ऊपर से धीरे धीरे मास रखने पर उसका ताप TL और TL हो चुका था, ताप नियत था, समतापी प्रक्रम पर संपीड़ित कर दिया तो कार्य भी नेगेटिव हुआ होगा, लेकिन कार्य पॉजिटिव भी हो रहा है। सोचो ये कार्य पॉजिटिव हुआ, ये कार्य पॉजिटिव हुआ क्योंकि आयतन बढ़ रहा, लेकिन ये कार्य नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ, लेकिन पॉजिटिव वाले का क्षेत्रफल नीचे ज्यादा है और नेगेटिव वाले का क्षेत्रफल कम, यानी कि कुल कार्य तो पॉजिटिव हुआ, यही तो चाहते थे हम। खैर, लेकिन अभी और बाकी है। अभी तो क्या हुआ, सिर्फ C से D पहुंचे, अभी तो C से D पहुंचे के ताप TL पर, और जब TL पर आ गए, अब इसको सिलेंडर को उठा करके वापस रख दिया, यहां पर इस पर रख दिया, यहां पे रखा वापस, ठीक है। जब इसको वापस यहां पे रखा तो क्या होगा, इसका ताप TL था, हम भार रखते जा रहे, अब हमने भार ज्यादा रखने शुरू करे, तेजी से रखने शुरू करे, तो पिस्टन तेजी से नीचे आएगा, और ये अचालक पदार्थ है, तो अब ऊष्मा का आदान प्रदान रुक गया, क्योंकि अचालक पदार्थ पर रखा इसको, और ताप अंदर का क्या था, TL था, लेकिन जैसे दबाएंगे तो ताप भी बदलना शुरू होगा, आयतन भी और दाब भी। तो फिर कैसा प्रक्रम होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो फिर रुद्धोष्म प्रक्रम में D से A वाला प्रक्रम हो जाएगा, और वापस A पर आ गए। तो जो कब तक करेंगे ऐसा, इसे तब तक करेंगे ऐसा जब तक कि इसका ताप किसके बराबर ना हो जाए, इसके ताप के बराबर ना हो जाए। इसका ताप किसके बराबर ना हो जाए, वापस इसके ताप के बराबर ना हो जाए, ठीक है भाई। हम इसको रख रहे, ताप बढ़ रहा है, फिर अब इसका ताप बढ़ने लगेगा। अब जब ताप बढ़ रहा है तो कब तक बढ़ाना है, जब तक कि इसके बराबर ना जाए। तो चक्रीय प्रक्रम बन गया। हालांकि इतना आसान काम नहीं है भी सब कुछ करना, इसीलिए ऐसा आइडियल इंजन बनाना भी संभव नहीं है। जिन्हें हाइपोथेटिकल कंडीशंस हमने डिसाइड की, और सारे इंजन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। उनमें कुछ ना कुछ एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा किसी की कम होती है। तो एफिशिएंसी यानी दक्षता, और किसी भी इंजन की दक्षता इस तरीके से इस इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती जिसमें हमने ये सारे प्रक्रम लिए। अगर हम ये सारी की चीज़ें रियलिटी में आइडियल केस में सब फॉलो करा लें, तो जो भी इसकी दक्षता आएगी, दुनिया का कोई भी इंजन इसकी दक्षता से ऊपर नहीं जा सकता। ये कार्नोट ने बोला था। इसीलिए ये हाइपोथेटिकल केस है, रियलिटी में ऐसा इंजन बनाना संभव है ही नहीं, ठीक। खैर, तो इसको बोलते हैं कार्नोट इंजन, और इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल में हमने कार्य किया, और कुल कार्य मिला करके पॉजिटिव हुआ, और कहाँ कहाँ ऊष्मा दी, वो ऊष्मा से डिवाइड कर दो उस कार्य को, तो उसकी दक्षता आ जाएगी। उसकी दक्षता, तो दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा, ये आएगा, ईटा बराबर 1 माइनस QL बटे QH, ये होगा, ये तो आएगा। अच्छा, आप इसमें कार्नोट के केस में ये भी लिख सकते हैं TL बटे TH। तो ये कार्नोट के केस में है, फॉर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के लिए QH हमेशा QL QL बटे QH हमेशा TL बटे TH के बराबर होगा। ये हमेशा होगा, कब, कार्नोट साइकिल के केस में। अब इसको प्रूफ करेंगे हम।
सामान्य तो इंजन की तो एफिशिएंसी ये रहेगी, सामान्य इंजन की एफिशिएंसी तो ये रहेगी, लेकिन कार्नोट कह दे तो Q/L/QH भी हमेशा TL/TH के बराबर रहेगी। और चूंकि किसी भी इंजन की बात अगर करें तो ताप किसमें है, केल्विन में है। ये ताप किसमें है, केल्विन में है। और ताप की केल्विन में मिनिमम वैल्यू कितनी, 0 केल्विन। और 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अब हम -273 डिग्री सेल्सियस तो नहीं चला रहे इंजन को, यानी कि ताप की तो कोई ना कोई निश्चित वैल्यू हमेशा ही रहेगी, क्योंकि जब हम इंजन चला रहे हैं तो ताप की तो कोई ना कोई निश्चित वैल्यू रहेगी। और जब कुछ ना कुछ निश्चित वैल्यू रहेगी, ये निम्न ताप है ज़्यादा, तो कुछ तो आंसर आएगा। यानी कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज हमेशा ही 1 से कम आनी है। 1 से कम आने का मतलब एफिशिएंसी हमेशा ही 100% से कम आएगी। दुनिया का कोई भी इंजन 100% दक्षता वाला संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी इंजन 100% दक्षता वाला इंजन संभव नहीं है। तो हमने इसमें इसके ऊपर सवाल आते हैं बहुत सारे, इसके फॉर्मूले के ऊपर भी और इस फॉर्मूले के ऊपर भी, इसलिए यही हमारे काम की चीज़ है। और बाकी डिटेल में जाने की तो हमें ज़रूरत है नहीं। हाँ, इसको प्रूफ जरूर कर लेंगे एक बार, इसको भी प्रूफ कर लेंगे कि QL/QH बराबर TL/TH कैसे है ना। लेकिन क्या इतनी बातें समझ में आ गई, एक बार शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, रिवाइज कराता हूँ कि क्या होता है ये, है ना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आता ही है। तो देखो, सबसे पहले कार्नोट साइकिल बनाई। उन्होंने क्या सोचा कि भाई एक तो समतापी प्रक्रम चाहिए, एक रुद्धोष्म प्रक्रम चाहिए, दो प्रसार करने, एक समतापी में और एक रुद्धोष्म में, फिर 2 संपीड़ित करने, कंप्रेस करने, एक समतापी और एक रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो ऐसा सब सोचा, है ना। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्टों ने कर लिया सब काम, तो बता रहा हूँ कि क्या सोच लिया उन्होंने। ठीक, अब एक सिलेंडर जिसकी दीवारें रुद्धोष्म दीवार थी, यानी कि अचालक दीवार थी। रुद्धोष्म का मतलब अचालक बोल सकते हैं, अचालक दीवार है। इसके ये वाली चालक दीवार है, यानी कि ये वाला चालक तल है, ये उच्च ताप का है, ये अचालक है, ये निम्न ताप का है। इसकी ऊष्माधारिता हमने आइडियली अनंत क्यों मानी, कि इसके ताप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कितनी ऊष्मा दे दो सब खा जाएगा। ऐसे ही इसके ताप में कोई परिवर्तन होता, कितनी ऊष्मा मिल जाए सब खा जाता है, जैसे कि वातावरण है। सबसे पहला स्टेप क्या है, संरचना। संरचना में ये चारों डायग्राम बनाने और हर एक के बारे में लिखना कि किसमें क्या है। इसमें सिलेंडर के बारे में लिखो, गैस के बारे में लिखो, इनकी दीवारों के बारे में लिखो। दूसरा स्टेप है अपना ये स्रोत के बारे में, उसकी ऊष्माधारिता के बारे में लिखो। तीसरा अचालक स्टैंड है सिलेंडर के लिए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है सिंक, वातावरण और ऊष्माधारिता के लिए। इसकी ऊष्माधारिता भी अनंत होती है, सिंक है, स्रोत जन इसको वातावरण बोलते हैं। ये चारों पॉइंट लिख देंगे। फिर दूसरा काम है इसकी वर्किंग कार्यविधि। कार्यविधि को क्या करना, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि ये उस साइकिल के हिसाब से, क्योंकि सब कुछ साइकिल के साथ अकॉर्डिंग चलेगा, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी टू ए। अगर ए से बी की बात करें तो पहला ये इस पर रखा, चालक तल कैसा है, चालक है, तो यहाँ से ऊष्मा गई कांस्टेंट ताप पर। कांस्टेंट ताप पर ऊष्मा कैसे जाएगी, जब ये पिस्टन और उसका प्रसार होगा तो ऊपर उठेगा, लेकिन धीरे धीरे उठना चाहिए ऊपर। तो हमने इस पे से भार धीरे धीरे हटाना शुरू करा, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो समतापी प्रक्रम से ये ऊपर जाएगा। ताप इसका TH ही रहेगा, गैस का यहाँ पे भी, और इसका भी ताप TH रहेगा। ठीक, तो TH रहेगा, तो समतापी प्रक्रम हो गया और प्रसार हुआ, कार्य पॉजिटिव हुआ। फिर इसको उठा के इस पे रख दिया। अब ताप कितना है, TH ताप है, TH ताप पर। लेकिन अब ये अचालक पदार्थ रख देगा तो पूरा बंद कर दिया। अचालक से ये भी अचालक, ये भी अचालक, ये भी अचालक। अचालक मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान तो खत्म, यानी कि ताप में परिवर्तन अपना आप तो नहीं होगा, तो कोई प्रक्रम लगेगा। तो अब क्या करा हमने, इसके यहाँ से भारों को तेजी से हटाना शुरू करा। तो इसका भारों को तेजी से हटाएंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी कि फिर से प्रसार हुआ, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसने रुद्धोष प्रक्रम से कार्य हुआ और आयतन बढ़ा, तो प्लस का कार्य हुआ। ठीक, अब इसका ताप अभी कब तक हटाने, जब तक कि इसका ताप घटते 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 सिंक के बराबर ना हो जाए, है ना। ये एक फंडामेंटल चीजें हैं जो उन्होंने सोची। तो TL तक आ गया जी। अब इस पे से हटाया, इसको इस पे से हटा करके इस पे रख दिया। इसका ताप और इसका ताप बराबर आ चुका था, तो यहाँ तक कौन सा A से B हुआ, यहाँ से B से C हुआ, और यहाँ पर अब इसमें ताप नियत है। अब इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ताप नियत हो चुका TL। ऊपर वेट रखना शुरू करे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत आराम से।
धीरे धीरे वेट रखेंगे तो कंप्रेस होगी, लेकिन ताप नियत रहते हुए, क्योंकि चालक तल था ये, इस पे रहेगा तो ताप TL TL, तो इसका भी TL इसका भी TL ताप पर कंप्रेस हुई, तो समतापी प्रक्रम से कंप्रेस हुई, संपीड़ित हुई, दबाई गई, जिससे कि कार्य नेगेटिव हुआ। थोड़ा नेगेटिव हुआ कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा हुआ, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर और संपीड़ित किया, तब तक संपीड़ित करेंगे, इसको यहां से उठा करके यहां रखेंगे, अब यहां रखेंगे तो अब फिर ये कैसे बन गया अचानक, फिर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, तो फिर से ऊपर संपीड़ित किया, भार तेजी से रखने शुरू कर दे, भार फटाफट बढ़ाए, तो पिस्टन तेजी से नीचे आया, तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, लेकिन पिस्टन तेजी से जा रहा, तो अचानक तेजी से जब फास्ट प्रोसेस होता है तो फास्ट होगा, तो फास्ट प्रक्रम में रुद्धोष प्रक्रम आ गया, तो फिर से क्या होगा, इसका ताप बढ़ने लगेगा, है ना, दाब घट रहा है, दाब बढ़ रहा है, आयतन घट रहा है, तो ताप इसका बढ़ने लगेगा। ताप कब तक बढ़ाना, लेकिन जब तक वो TH के बराबर न हो जाए, जब TH के बराबर हो जाएगा तो वापस फिर सिलेंडर को इस पर रखा जा सकता है, यहाँ रखा जा सकता है। जब इसका ताप इसकी वजह से यहाँ तक वापस TH तक बढ़ जाएगा तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो फिर से साइकिल पूरी की पूरी रिपीट होगी, फिर होगा ऐसे ही टिंग टिंग, बस चलता रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि भाई हमने कार्नोट इंजन को इस साइकिल के हिसाब से ही बनाना है, इसी को कार्नोट साइकिल कहते हैं, इसी को कार्नोट इंजन कहते हैं, है ना। इसकी पूरी की पूरी जो कार्य विधि है इसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे A to B, B to C, C to D और D to A, और ये चारों ग्राफ बनाते चले जाएंगे और ये फॉर्मूला होगा। अब हम इस फॉर्मूले में QL बराबर QH ये प्रूफ करते हैं, है ना। तो कार्नोट साइकिल की दक्षता, तो कार्नोट इंजन की अक्षमता, उसकी दक्षता निकालनी है, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो कार्नोट साइकिल हमने बना ली है। कार्नोट साइकिल जो हमने अभी सीखी है, उस कार्नोट साइकिल की अब हम दक्षता निकालते हैं। निकालने के दो तरीके हैं, दोनों फॉर्मूले में से कोई सा लगा लो, एक तो हम पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं, ये एक फंडामेंटल, क्योंकि हम जब थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम में किसी भी चक्रीय प्रक्रम की क्षमता दक्षता निकालते थे, एफिशिएंसी निकालते थे, तो वही तरीका यहाँ लगा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एक तरीका तो क्या है कि आप क्या निकाल लो, कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य हुआ वो बटे कितनी हीट दी गई, कितनी दी गई, अभी जो प्लस की हीट है, यानी कि वो एक तरीका तो ये है दक्षता निकालने का। या फिर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ये QH अपॉन QL, और इनकी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, इनकी भी सिर्फ क्या लेने, मैग्नीट्यूड लेने, प्लस की वैल्यू लेनी, इनकी भी सिर्फ क्या लेने, मैग्नीट्यूड लेने, प्लस की आंसर लेने, माइनस के नहीं लेने। अगर इसमें रखेंगे तो QH और QL निकालो, इसके हिसाब से करेंगे। जो फंडामेंटली हमने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई कार्य कितना हो पूरी साइकिल में, कुल कार्य साइकिल का, कुल कार्य चक्रीय प्रक्रम में बटे जो ऊष्मा हमने दी, चाहे तो ये लगा लो चाहे ये लगा लो। तो चूंकि हम इसमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको निकालना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक प्रक्रम उठाते हैं और इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से प्रूफ करते हैं। भाई इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ तो पहले एक प्रक्रम लिया मैंने A से B, A से B प्रक्रम में कैसा प्रक्रम है, ताप नियत है TH, ये नियत है, नियत है तो मतलब इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य। तो Q बराबर क्या होगा, कि कौन से ताप पर है, उच्च ताप पर, QH लिख दिया, बराबर W प्लस U, या डेल्टा U भी लिख सकते हैं। तो U में परिवर्तन क्या होगा, 0, या DU लिख दो, शून्य आ जाएगा। तो यानी कि जो ऊष्मा होगी वो कार्य के बराबर ही हो जाएगी। और कार्य कितना होता है समतापी प्रक्रम का, कैसा प्रक्रम है, समतापी, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। तो ये कितना होता है भाई, ये आता है अपने पास QH बराबर NR, ताप कौन सा TH, और LN V फाइनल, V फाइनल बटे V इनिशियल, प्रारंभिक फाइनल कौन सा है, यहां से यहां तक गए तो VB बटे VA, VB बटे VA, ये अपना QH आ गया।
अच्छा देखो ये सब तो प्लस है ही, वी भी ज्यादा होगा वी ए कम, तो प्लस का ही आंसर आएगा ये, तो ये प्लस का ही आंसर आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, ये तो पॉजिटिव ही है। अब हम बात करते हैं बी टू सी, ए टू बी के बाद बी टू सी। अच्छा बी टू सी कैसा प्रक्रम है, इसमें तो डी क्यू क्या है 0, आज ऊष्मा में परिवर्तन 0 है, तो ये कैसा प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम, और हमें तो इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि हमें तो केवल ये चाहिए उच्च ताप की ऊष्मा और निम्न ताप की ऊष्मा, है ना, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। C2। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। डी की बात करते हैं, C2D में अगर देखें तो C2D में ताप नियत है TL, ये नियत ताप है, कांस्टेंट है, यानी कि इसमें भी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे, तो यानी कि जो भी खर्च हुई वो कार्य में खर्च हुई, जो भी ऊष्मा गई वो कार्य में या निकली, तो क्या हुआ लो ताप पर क्या होगा N यानी कि du 0, तो dw प्लस du, इसको तो शून्य कर दो, तो Q निम्न ताप पर लिखेंगे क्या N R T L ln V फाइनल, यहाँ C से D तक, तो अंतिम तो क्या होगा VD, और ये VC, VD अपॉन VC अंतिम बटे प्रारंभिक। अच्छा इसमें अंतिम कम है, ताप घट रहा है और ये दाब ये आयतन घट रहा है, तो ये कम है ही ज़्यादा, और लोग की वैल्यू जब ये कम हो ही ज़्यादा तो नेगेटिव आएगी, यानी कि QL कैसी आएगी नेगेटिव, और हमें कैसी चाहिए, हमें तो वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना भाई, हमें तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एक काम करो तो VC बटे VD कर दें अगर, तो ये क्या होता है एक माइनस चिन्ह आता है यहाँ पर, जब इनको उल्टा करते हैं यहाँ वाली चीज़ ऊपर, ये वाली चीज़ ऊपर, तो एक माइनस चिन्ह आता है, लेकिन हमें तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, ये संख्या प्लस की चाहिए, तो प्लस की क्या आएगी N R T L ln VC बटे VD। अब ये प्लस की रहेगी, ये वैल्यू प्लस की रहेगी इसकी, ये कभी भी नेगेटिव आने वाली नहीं है। और कौन सा बचा D2A, बेटे D2A में भी कोई दिक्कत नहीं है, D2A में DQ 0 है, यानी कि कैसा प्रक्रम है रुद्धोष प्रक्रम है, तो अपने काम का कौन सा हुआ, अपने काम का प्रक्रम हुआ ये, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 को उठा के QH और QL की वैल्यू उठा के 1 में रख दो, QH और QL की वैल्यू उठा के 1 में रख दो, है ना। QH तथा QL का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, NRTL ln VC बटे VD, NRTH ln VV बटे VA, छम तो क्या बचा, तो बेटा हाँ जी, तो हमारे पास एफिशिएंसी का बचा 1 माइनस TL बटे TH ln VC बटे VD बटे ln VB बटे VA, इसको समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। अब प्रक्रम देखो, आयतनों में रिलेशन निकालना, अब हमें VC VB VA VD इनमें क्या संबंध है, रुद्धोष्म प्रक्रम इनमें हो रहा है, ताप बदल रहा है, तो इनमें क्या संबंध आएगा, तो एक एक प्रक्रम उठाते हैं बेटा, ये लो, तो पहले उठाते हैं अपना B2C में तो ताप बदल रहा, तो हम T1 V1 की पावर गामा -1 T2 V2 की पावर गामा -1 लगा देंगे,
अब B2C में ताप कितना B पर ताप है बेटे TH, और आयतन कितना है B पर VB की पावर गामा माइनस 1, और ये T2 कितना है भाई C पर TL और VC की पावर गामा माइनस 1। इसे समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। और अगर प्रक्रम बात करते हैं C2D की, C2D में यहाँ पर VD आयतन, यहाँ पर VC आयतन, और ताप C2D ने D2A क्योंकि ताप तो उसमें बदल रहा ना, D2A में ताप बदल रहा, तो D2A में ताप बदल रहा तो D से A तक पहुंचे। जब D से A तक पहुंचेंगे तो D से A तक फाइनल वॉल्यूम हो गया VA और ताप हो गया VH, यानी कि TH VA गामा माइनस 1 बराबर TL VD गामा माइनस 1। इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे दिया। और इन दोनों समीकरणों को भाग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, ये उड़ जाएगा छम, तो क्या बना, ये बना VB अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1, और ये बना VC अपॉन VD की पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 से गामा माइनस 1 की छुट्टी कर दो, तो VB अपॉन VA बराबर VC अपॉन VD। इसको समीकरण नंबर मान लो 7 दे दिया। तो ये मान समीकरण कौन सी में रखो, यहाँ पर, तो ये कौन सी समीकरण नाम इसको क्या दे देंगे, 4 को। ऐसा इसका क्या करो, 7 इसको भी नहीं, आप इसको लॉग ले लो पहले, ln VB बटे VA, दोनों तरफ का ln ले लिया, VC अपॉन VD। ln लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों बराबर हो गए, सोचो कट जाएंगे, तो ये समीकरण 7 मान लो। ये मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में जब रखे बराबर कर दिए, तो बराबर करने पे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर आ गए, बराबर हो गए दोनों, बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। और जब ये कट गया तो इसका मतलब अपना फॉर्मूला प्रूफ हो गया, 1 माइनस TL बटे TH। क्या मैं ये कह सकता हूँ इसीलिए कि QL बटे QH बराबर TL बटे TH। तो ये केवल किसके लिए है, वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, कार्नोट साइकिल। भाई ये फॉर्मूला तो सबके लिए है, QL बटे QH, लेकिन TL बटे TH तभी है जब तक कार्नोट साइकिल ले रहे हैं। कोई और साइकिल होगी तो बदल जाएगी कहानी, कोई और साइकिल लेंगे तो बदल जाएगी कहानी, बस। तो ये इसका सूत्र आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब इसके ऊपर कुछ सवाल देखेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर काम चलेगा। अब मैंने इसमें से पहले भी आपको एक बात बताई कि भाई TL और TH नियत मान है, TL और TH, TL एंड TH कैसे है, फाइनाइट, निश्चित मान है ना। 0 केल्विन नहीं हो सकते, कुछ तो ताप होगा भाई, 0 पॉजिटिव से ऊपर होंगे, 0 केल्विन मतलब 2-273 तो होंगे नहीं, कुछ तो मान होगा। इसलिए मतलब ये 1 माइनस TL बटे TH है ना। तो TL बटे TH इसकी वैल्यू जो भी आएगी, कुछ ना कुछ आएगी हमेशा। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, और 100 लेस से परसेंटेज से हमेशा इसकी एफिशिएंसी कम ही आएगी। इसलिए कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन बना ही नहीं सकता कि वो पूरी की पूरी ऊष्मा को कार्य में बदल दे, यानी कि ऐसा प्रक्रम संभव नहीं है। ये ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कहता है, ये बताता है कि ये संभव है कि नहीं है ये, जबकि पहले नियम में ऐसा नहीं था। पहले नियम के हिसाब से तो क्या था, ऊर्जा संरक्षण का नियम, पहले नियम के हिसाब से ऊष्मा कार्य में पूरी बदल जाएगी और पूरे यांत्रिक कार्य से ऊष्मा बदल जानी चाहिए। उसके लिए तो ये हुआ, क्योंकि रूल तो रूल है, ऊर्जा तो नियत है, तो होनी है। लेकिन क्या वो प्रक्रम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो होता ही नहीं। यही सेकंड लॉ है, समझे। तो अब इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
तो हीट इंजन के कुछ सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। बस इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से याद लगाने की जरूरत है। मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ पहले, है ना। हीट इंजन में तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, W/QH या फिर QH माइनस QL/WH बराबर 1 - QL/QH बराबर, अगर कार्नोट इंजन है तो 1 - TL/TH। इन्हीं फॉर्मूले से काम चल जाएगा, सारे सवाल इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे, है ना। तो पहला सवाल देखते हैं बेटे। पहला सवाल में क्या रहा है कि एक भाप इंजन है। कैसा इंजन है, भाप इंजन। एक भाप इंजन है ना, एक भाप इंजन है। 3.6 × 10⁹ जूल प्रति मिनट ऊष्मा लेता है, ऊष्मा लेता है, ठीक है, अपने बॉयलर से। इतनी कितनी ऊष्मा लेता है बॉयलर से, बॉयलर समझती हो, बॉयलर से इतने जूल प्रति मिनट ऊष्मा लेता है और कार्य कितना करता है, और 5.4 × 10⁸ जूल प्रति मिनट कार्य करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी बताओ और प्रति मिनट कितनी ऊष्मा रिजेक्ट या वेस्ट हो रही है या मुक्त हो रही है, मुक्त करता है, रिजेक्ट करता है बेसिकली, है ना। कितनी ऊष्मा को वेस्ट करता है, कुछ नहीं है। ये क्या है, ये आपकी सॉल्यूशन में QH दे दी, 3.6 × 10⁹ जूल पर मिनट। W कितना, 5.4 × 10⁸ जूल पर मिनट। अच्छा, यहाँ 10⁸ है, यहाँ 10⁹ है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक मल्टीप्लाई कर लो तो 36 × 10⁸ जूल पर मिनट भी कह सकते हैं। इससे क्या होगा, 10 की घातों को जोड़ने में आसानी रहेगी। और आपको क्या निकालना, एक तो QL निकालना है और एक क्या निकालना, एफिशिएंसी निकालनी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो क्या है बेटे, W/QH लगा दो, ये लगा दो जब अपना दे रखा। तो W कितना है, 5.4 × 10⁸ और ये कितना है 3.6 × 10⁹ चलो जी उड़ा दो, छम 18 पिया 54, 18 दूनी 36, इसमें से 8 कटेंगी तो नीचे से आएंगी ये वाली, कितनी आ जाएगी, तो 3 × 3/2 और नीचे 10 आए, एक बचेगा 0, 8 कट जाएगी, बचेगी। और अगर परसेंटेज में बदलना तो 3/20 × 100, तो 20 × 5 100, तो कितनी आ गई 15%। परसेंटेज में लिखनी तो परसेंटेज में लिख देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, वरना तो वैसे लिख दो। और क्या निकालना, और निकालनी है QL किसके बराबर होगी, QL होगी बेटे QH में से W माइनस कर दो, इतना तो कार्य ही होगा इसमें से, बाकी तो बची। तो QH कितनी है, 36 × 10⁸ 8 माइनस 5.4 × 10⁸ समान पावर के हिसाब से मैंने सो ये ले लिया। तो 36 में से 5.4 माइनस कर दो, तो 36 में से 5.4 माइनस कर देने पर 30 कितने बचेंगे, 6, 30.6 × 10⁸ जूल प्रति मिनट। इतने जूल प्रति मिनट, 30.6 या 3.06 ऐसे भी कह सकते हैं QL को, 3.06 × 10⁹ जूल प्रति मिनट। सारा काम प्रति मिनट में चल रहा था ये। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, है ना। कार्नोट इंजन के ताप T1 बराबर दे रखा है 1500 डिग्री सेल्सियस और T2 बराबर दे रखा है 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछा है कि
यदि T1 को 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या T2 को 100 डिग्री सेल्सियस घटाएं तो किसमें इंजन की दक्षता बढ़ेगी, किसमें इंजन की दक्षता में सुधार होगा। तो बस करके देख लो भाई। पहला सॉल्यूशन आप क्या करो, eta1 भाई 1 माइनस पहले तो आपकी ताप जो है, पहले तो क्या करा T1 में, पहला क्या करा T1 अपना कितना था 1500 था, बेसिकली TH है, ये क्या है TH। तो ये TH को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में, तो 1773 केल्विन। और T2 कितना भाई, T2 बराबर है 500, इसी को हमने T लो लिख दिया है ना, ये 773 केल्विन हुआ। अब पहले केस की बात करते हैं, है ना। पहले केस में क्या कह रहा है कि भाई T1 को 100 कर दिया, बढ़ा दिया। अगर 100 बढ़ा दे तो TL कितना आ जाएगा, तो TL आ जाएगा 1873 केल्विन। तो TH बटे TL, तो पहले केस में एफिशिएंसी निकाली कौन से वाले के हिसाब से, 100 बढ़ा दिया। अगर पहले इसको बढ़ा के देखा तो TL बटे TH, TL बटे TH होता है ना, तो TL कितना हो गया, ये TH हुआ, T1 तो TH था ना, तो नया ताप ये आया, तो ये तो हो गया 1873। और TL कितना, TL वही रखा 500। पहले इसको 100 बढ़ाया तो देखा एफिशिएंसी कितनी आएगी, फिर उसको 100 घटा के देखेंगे एफिशिएंसी कितनी आएगी, जिसमें एफिशिएंसी अच्छी आएगी मतलब वो बेटर आएगी, ठीक है। 500 की जगह 100 केल्विन में लिखेंगे, केल्विन में कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 773, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेने पर यह आ गया 1100 बटे 1873 बराबर, अगर 59% में कन्वर्ट कर दे तो ऐसा आ जाएगा। दूसरा केस हमने क्या करा, इस बार इसको नहीं बदला, इसको तो यही रखा 1773, लेकिन इसको 100 घटा दिया। 100 घटा देंगे अगर, यानी कि T2 जो है, TL जो है वो कितना कर दिया, 773 माइनस 100 673 कर दिया। और उसको कितना करा, इसको हमने क्या करा 100 बढ़ाया था, यानी कि 1773 प्लस 100 करा था। तो इसको घटा के देखा, इस बार तो घटा के देखा, तो जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाला तो सोल्व करके बना कितना, ये बना 1100 बटे 1773 इंटू 100 कर दो परसेंटेज में निकालने के लिए, और बेटे ये सोल्व करके आया 62%। तो दोनों केस में हमने देखा कि भाई एफिशिएंसी किस में ज्यादा आई, eta2 ग्रेटर देन eta1, यानी कि जो निम्न ताप है उसे घटाना ज्यादा समझदारी है। अगर किसी इंजन की दक्षता बढ़ानी है तो निम्न ताप को घटाना ज्यादा समझदारी है कंपेयर टू की उच्च ताप को बढ़ाना, है ना। सो T1 को 100 डिग्री सेल्सियस घटाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर ये हो गया इसमें, है ना। सवाल में बोला है कि 2 हीट इंजन है, 2 इंजन इस प्रकार प्रयोग होते हैं कि एक के द्वारा निकाली ऊष्मा
दूसरे के लिए प्रयोग होती है ना। यदि दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की दक्षता 40% है, तो दोनों निकाय की कुल दक्षता कितनी होगी। तो देखो भाई, अच्छा सवाल। ये नहीं कि इसको जोड़ देंगे 80 कर दोगे, ऐसा नहीं करना। इसने बोला है कि जैसे मान लीजिएगा एक इंजन है, इधर से अपने को QH मिली, यहाँ से QL गई, इधर से एक वर्क हुआ। अब दूसरा इंजन लगा दिया जिसके लिए ये इनपुट है, तो यहाँ से QL डैश मान लो, ये रिजेक्ट करेगा, एक वर्क ये करेगा। इसका जो भी रिजेक्ट हुआ वो उसके लिए इनपुट का काम कर रहा है ना। तो इसको जो भी रिजेक्ट हुआ वो उसके लिए इनपुट का काम कर रहा। और इसकी भी इफिशिएंसी कितनी है? 40%, मतलब 0.4। इसकी भी एफिशिएंसी कितनी है? 40%, मतलब इसकी भी 0.4 है। तो क्या पूछा? दोनों की कुल अक्षमता। तो कुल अक्षमता क्या हो जाएगी? इनपुट क्या दिया है? ये वाला, और ये वाली क्या हो जाएगी? QL डैश। ये वाली क्या हो जाएगी? QL, यानी कि 1 माइनस QL डैश बटे QH। ये निकालना, ये दिया हुआ, ठीक है। तो ये किसके बराबर है भाई? 1 माइनस QL बटे QH। सोल्व करा, कितना आया? 0.6, यानी कि QL बराबर 0.6 QH। QL बराबर 0.6 QH, या फिर QH बराबर QL बटे 0.6, ये कह सकते हैं। क्योंकि मुझे एक तो QH चाहिए, एक QL डैश चाहिए, तो ये वाली 0.4 किसके बराबर? 1 माइनस, इसके लिए ये वाली हाई ताप हो गई, ये निम्न ताप हो गई, ये उच्च ताप, ये निम्न ताप। तो QL डैश बटे QL, मुझे चाहिए QL डैश, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों आंसर चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा बेटे QL डैश बराबर 0.6 QL। तो दोनों को उठा करके पुट कर दो इसमें, तो यहाँ से क्या बनेगा? ईटा ओवरऑल कुल 1 माइनस QL 0.6 QL, और ये कितनी? QL बटे 0.6, छम। तो 1 माइनस 0.36, और ये बेटा आ गया 0.64, या फिर 64%। तो ऐसा करना, कभी सोचो कि भी दोनों के मिला के 40-40 80 हो गई, ऐसा मत सोचना, क्योंकि दक्षता का फॉर्मूला ये है, जोड़ने से नहीं निकल रही हो। ये नहीं कि जोड़ने के बराबर होती है, बल्कि दोनों का फॉर्मूले से सिर्फ निकलेगी। तो ये एक अच्छा सवाल है ना। ठीक है, इस तरीके से इसके सवाल और भी बहुत हैं जो कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब हीट इंजन के तरह का ही दूसरी चीज है जो कि जस्ट इसका उल्टा है हीट इंजन का, जिसे हम कह सकते हैं क्या? प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि बेटे उसमें तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा रिजेक्ट हो रही थी, इसमें निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ ऊष्मा रिजेक्ट होगी, है ना। यानी कि जस्ट उल्टा। ये क्या है? ये आपका इंजन का उल्टा है बेटे, उल्टा सिद्धांत। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें भी वही सब चीजें होंगी, उच्च ताप पर होगी, एक कार्यकारी पदार्थ होगा और एक निम्न ताप पर। निम्न ताप पर क्या होता है? फ्रिज के अंदर रखी हुई चीजें होती है। और उच्च ताप क्या होगा? इस बार वातावरण। और अंदर का ताप ठंडा होता है,
और ये क्या होगा, बीच का कार्यकारी पदार्थ, जैसे मान लो उसमें कोई गैस भरी है, फ्यूरॉन वगैरह कुछ भी भरी हुई है ना, भरी होती है CCl2F2, है ना, डाइक्लोरो फ्यूरो फ्लोरो मीथेन, इस तरह की। तो अब इस ताप से ऊष्मा को यहाँ तक पहुँचाना, इसमें से ऊष्मा निकाल लेंगे तभी तो ठंडी होंगी चीज़ें, तभी तो ठंडी होती हैं, लेकिन अपना आप तो पॉसिबल नहीं है, यही तो प्रक्रम होता है कि ये संभव नहीं है, ये तो बताता है दूसरा नियम। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो ये कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य किया हमने, ये किया कार्य। जब ऐसा कुछ किया, जैसे इसमें कंप्रेसर वगैरह लगे रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम किया, तो जब जाकर के इसमें से ऊष्मा निकली, और तब यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारा सिस्टम किसका है, रेफ्रिजरेटर का है। तो जस्ट उल्टा प्रोसेस हुआ ना, उल्टा प्रक्रम हुआ, है ना। और अगर कार्नोट साइकिल के हिसाब से देखें तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए जैसे वहाँ पे इंजन के लिए क्या निकालते थे, ये कार्यकारी पदार्थ हुआ इंजन, ये भी इंजन ही है, कार्यकारी पदार्थ है यहाँ पर, है ना, कोई पदार्थ है, गैस वैस भरी रहती है, फ्यूरॉन वगैरह। तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं प्रदर्शन पैरामीटर। क्या डिफाइन करते हैं, प्रदर्शन गुणांक। प्रदर्शन गुणांक, इसको आप K से दिखा दो, है ना, या बीटा अल्फा वगैरह किसी चीज से दिखा देते हैं, बीटा से भी दिखा देते हैं ऐसे, तो किसी से भी दिखा देंगे प्रदर्शन गुणांक को। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, इस बार हम दे तो ये रहे, और हमें जो है दे तो इनपुट तो हम कार्य दे रहे ना कुछ, और आउटपुट में हमें क्या मिला, ठंडी चीजें मिल रही। तो हमारे लिए काम की चीज क्या है, ठंडा मिलना। ये तो रिजेक्ट हो रही, यहाँ पे तो वेस्ट जा रही इस बार। तो यानी कि इसका जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो दिखाते हैं KL/W इस फॉर्मेट में। और अगर दोनों को जोड़ करके QH बनेगा, ये सॉरी QH, दोनों को जोड़ेंगे तो QH बराबर QL+W, है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो QL बराबर क्या बना, QH-W। तो वही चीज यहाँ पर रख लो, QH-W बटे कितना, इसमें W को लिख लो, QL/W को लिख लो। W बराबर क्या बनेगा, QH-QL, क्योंकि हीट की फॉर्म में लिख रहे ना, तो ये बना QH-QL। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/QH/QL माइनस QL/QL, इसको नीचे लिया, इसके भी कट गया, ये आ गया 1/QH/QL -1। और फॉर कार्नोट साइकिल, अगर कार्नोट साइकिल के लिए बात करें, कार्नोट साइकिल वहाँ क्या होता है, क्या QH/QL बराबर होता है TH/TL के? यस होता है। इसका मतलब इसके लिए जो K होता है, परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है, वो लिख सकते हैं आप 1/TH/TL -1 या TL/TH-TL। इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, है ना, इस तरीके से इसको डिफाइन कर देते हैं। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं, इस पे सवाल कैसे बनता है भाई। इस पे सवाल बना क्या, कोई फ्रिज है, प्रशीतक है, इस प्रशीतक का K दे रखा है 5, K दे रखा है 5, है ना। ये कह रहा है कि ठंडे ताप से ऊष्मा निकाली, ठंडे ताप से ऊष्मा QL, ठंडे ताप से ऊष्मा निकाली 250 जूल पर साइकिल, प्रत्येक चक्र में 250 जूल पर साइकिल निकाली इसने, है ना। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, कितना कार्य प्रत्येक साइकिल में कितना कार्य हुआ, प्रत्येक साइकिल मतलब चक्र प्रक्रम में कितना कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ। एक तो कार्य पूछ लिया, दूसरा क्या पूछा भाई, दूसरा ये पूछा कितनी ऊष्मा प्रत्येक साइकिल या फिर चक्र प्रक्रम में उच्च ताप पर निकली,
वातावरण में निकालता है ना, फ्रिज तो कमरे में निकालता है और कमरे का ताप ज्यादा होता है। तो क्या फॉर्मूला लगाना भाई, के दे रखा, क्यूएल दे रखा, तो लगा दो, डब्ल्यू तो निकल ही जाएगा, के बराबर क्यूएल बटे डब्ल्यू। सोलो हो गया बस, डब्ल्यू बराबर क्यूएल बटे के, यानी कि 250 बटे 5, 25, तो 50 जूल पर साइकिल। हर एक साइकिल में इतना निकाल रहा है वो, है ना। तो और दूसरा पार्ट, बी पार्ट में ऊष्मा निकालनी कितनी, तो देखो ये पढ़ा था हमने, QH बराबर QL प्लस W। बड़ा सिंपल सवाल होते हैं। QL कितना है, QL 250 प्लस 50, तो 300 जूल प्रति साइकिल में। हर एक साइकिल में इतनी ऊष्मा, यानी कि आप इस रेफ्रिजरेटर की खास बात क्या होती है कि रेफ्रिजरेटर अंदर से जितनी ऊष्मा निकालता है ना, ठंडा करने के लिए अंदर से जितनी ऊष्मा खींचता है उससे भी ज्यादा बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर निकाली उसमें तो क्यूएल तो निकाली प्लस कार्य भी जुड़ गया, यानी कि प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर में अंदर से जो पदार्थ रखे हुए हैं उनमें से जो ऊष्मा निकाल करके बाहर निकाल रहा है, बाहर निकालते निकालते वो जितने अंदर से निकाली उससे भी ज्यादा बाहर फेंकता है। तो ये हमारे ये किसकी खास बात हो गई, है ना। ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जितनी ऊष्मा निकालता है रिजेक्ट उससे भी ज्यादा कर देता है। ठीक है, और सवाल देखते हैं। तो सवाल ये बोला कि भाई प्रदर्शन गुणांक ज्ञात करो। प्रदर्शन गुणांक ज्ञात करो कब, जब एक ताप दे रखा 9 डिग्री सेल्सियस, एक ताप दे रखा रूम का, रूम टेम्परेचर, रूम का ताप दे रखा है T2 36, तो ये उच्च ताप हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, ये TH हुआ, ये TL हुआ, लेकिन किस में बदलने, TL का मतलब 9 प्लस 273 282, और TH का मतलब 36 प्लस 273, तो कितना आ गया 309। तो क्या बना भाई, K बराबर TL बटे TH माइनस TL, 282 बटे 309 माइनस 282 बराबर 282 बटे कितना 10 आ गया 27, लगभग आ गया 10.4। तो इसका 10.4 परफॉर्मेंस पैरामीटर है, यानी कि इसे बोलते हैं प्रदर्शन गुणांक को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, कि उसका प्रदर्शन गुणांक जितना अच्छा होगा मतलब उतना अच्छा है ये, है ना। एक और देख लो, फ्रिज का आंतरिक ताप, -3 डिग्री सेल्सियस है, और रूम का ताप, कमरे का ताप कितना, कमरे का ताप है बेटे 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना हुआ 300 केल्विन, और ये क्या हुआ TH, और ये कितना हुआ, इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 273 में 3 जोड़ेंगे माइनस के तो बन जाएगा 270, है ना, 270 केल्विन। ठीक, और ये क्या हुआ TL, ये TL हो गया। अब पूछा क्या क्या है सुने, है ना, कह रहा कि प्रत्येक जूल के लिए कितनी ऊष्मा प्रत्येक जूल, इसको ऐसा लिखो, वैद्युत ऊर्जा के प्रत्येक जूल, वैद्युत ऊर्जा के प्रत्येक जूल के लिए
कितनी ऊष्मा कमरे में रिजेक्ट हो रही है या निकल रही है। तो प्रत्येक जूल के लिए, क्योंकि विद्युत ऊर्जा है तो उसके कार्य हो रहा है, तो कार्य दे दिया हमें कितना कार्य हो रहा है विद्युत ऊर्जा से, वो कितना है 1 जूल। तो बस 1 जूल दे दिया। और भाई अब हमें पता है QL बटे QH बराबर TL बटे TH, ये तो पता ही है ना। तो ये कितना आ गया 270 बटे 300, तो ये आ गया 9 बटे 10। ये तो समझ में आ गई बात, ताप दे रखे थे, ये कार्य दे दिया। अब क्या लिखेंगे QH बराबर QL प्लस W, रेफ्रिजरेटर में यही होता है। तो क्या लिखेंगे QL प्लस 1। 2 समीकरण बन गई और 2 ज्ञात राशियां, दोनों को हल कर लेंगे। क्या करो, QL की वैल्यू या QH की वैल्यू किसी को भी उठा करके रख दो, तो यहाँ से QL बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा QH माइनस 1। इसको QL को उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा QH माइनस 1 बटे QH बराबर 9 बटे 10। तो कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा 10 QH माइनस 10 बराबर 9 QH। तो QH बराबर इसे घट जाएगा तो 10 जूल, है ना। 10 जूल ऊष्मा उसमें रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर QL पूछ लेता तो QL निकालने के लिए 10 माइनस 9, QL भी पूछ लेता अगर, तो Q कितनी 10 माइनस 1, 9 जूल आ जाती। लो, तो इस तरीके से हम इसके सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आपकी ऊष्मा 2 पूरी तरह से फिनिश कंप्लीट हो गई है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।